अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना काम ना आया। तहरीक इंसाफ ने अब खवातीन की नशिस्तों से भी हाथ धो बैठना है। मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं आएंगी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बहुत अहम फैसला है और तहरीक इंसाफ का जो पार्लिमानी मुस्तकबिल है नाज़रीन, वो इस पर डिपेंड करता है। और नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते फैसला जो है वो महफूज किया गया था, जिसको आज सुनाया गया है। 5 रुकनी कमीशन में से 4 अराकीन ने फैसले में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाएंगी और फिर ये नशिस्तें खाली भी नहीं रखी जाएंगी, बल्कि अराकीन के तनासुब से दीगर पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी। तमाम इलेक्शन कमीशन के पंजाब से मेंबर हसन भरवाना ने लिखा कि वो इस हद तक तो दीगर अराकीन से मुत्तफिक हैं कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट ना की जाएं, लेकिन इस बात से मुत्तफिक नहीं कि अब ये नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएं। इलेक्शन कमीशन का फैसला 22 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें लिखा गया है कि मखसूस अराकीन की फहरिस्त बर वक्त जमा कराना कानूनी जिम्मेदारी है। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वक्त पर यह फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, इसलिए वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस पेश करते हुए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अली जफर ने माजी की 2 नज़ीरें भी पेश की। 2018 के इंतखाबात 25 जुलाई को हुए थे। फिर अगस्त 2019 में खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले 3 उम्मीदवारों ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इन्हें इन 3 अराकीन की बुनियाद पर सूबाई असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खवातीन की एक मखसूस नशिस्त भी मिली थी। इसी तरह 2018 के इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 11 जून 2018 थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अकलियती रुकन महेंद्र पाल सिंह को फॉर्म 12 जून को जमा कराया। उस पर फिर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वो फहरिस्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट गई, वहां भी सिंगल बेंच बैठा, उसने भी फहरिस्त मुस्तरद कर दी। फिर क्या हुआ? फिर तहरीक इंसाफ ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया। यानी दोनों तरह नजीरें मौजूद हैं और इन्हीं फैसलों का तहरीक इंसाफ अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रही थी। यानी इलेक्शन होने से पहले मुकर्ररा वक्त तक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी गई और फिर बाद में भी फहरिस्तें जमा कराने की इजाजत दे दी गई। और ये नजीरें भी मौजूद हैं कि इलेक्शन गुजरने के पूरे 1 साल बाद आजाद अराकीन किसी जमात में शामिल हुए हैं और इस बुनियाद पर इन्हें मखसूस नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में एडवोकेट अली जफर के इन दलाइल का हवाला दिया, लेकिन फैसले के पैराग्राफ नंबर 29 में लिखा है कि अली जफर ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मिसाल तो जरूर दी है, लेकिन अपने दलाइल के हक में कोई दस्तावेजात या शवाहिद पेश न कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात से पहले ही पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुअत्तल कर दिए थे और इनसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पीटीआई के उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि इन्हें खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें दी जाएं। तहा मुस्लिम लीग नून, एमकेएम, पीपल्स पार्टी और दीगर फरीक भी इलेक्शन कमीशन चले गए थे और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त पहले से जमा नहीं कराई हुई थी, लिहाजा इसे मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं और इसके हिस्से के नशिस्तें उन जमातों को दी जाएं। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से बैरिस्टर अली जफर दलाइल देते रहे कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं, ये उनका हक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसले के पैराग्राफ नंबर 16 में दर्ज है कि दीगर फरीकों के दलाइल के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जाए तो दीगर जमातों को भी ना दी जाए। तो क्या इससे यह मतलब भी अखज़ किया जा सकता है कि दीगर फरीकों के दलाइल सुनने के बाद बैरिस्टर अली जफर इस पर कायल हो गए थे कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती और इसके बाद बस वो ये चाहते हैं कि नशिस्तें दूसरी जमातों को भी ना दी जाएं? अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 का हवाला दिया। इसके मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातें मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की पाबंद है और इस फहरिस्त में कोई तब्दीली सिर्फ उसी सूरत हो सकती है जब कोई रुकन वफात पा जाए या फिर नाअहल हो जाए।
इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 92 के मुताबिक ये नशिस्तें मुंतखब अरकान के तनासुब से तकसीम की जाती हैं। फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराने की तारीख 22 दिसंबर 2023 से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक थी और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त जमा ही नहीं कराई थी। पैराग्राफ नंबर 26 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 2007 के एक फैसले का हवाला भी दिया है, जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर जमा कराए गए एक नाम में स्पेलिंग की गलती हो गई थी और मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद वो तक ठीक करने की इजाजत नहीं दी गई थी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, उसके खिलाफ जो भी हमारा कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो अब आईनी तौर पे अपनी कार्रवाई नहीं जारी रख सकता, उन सबको मुस्तीफ़ा होना है, उनको रिज़ाइन करना है। और उसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन फैसले में यह तो वाज़ेह होता है कि मुकर्ररा वक्त के बाद मखसूस अराकीन की फहरिस्त काबिल कबूल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वो नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने का फैसला किस कानून के तहत दिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है मारूफ वकील जहांगीर जदून साहब ने और PTI के वकील जनाब हैदर पंजोता साहब ने। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पंजोता साहब, ज़रा मैं आगाज़ आपसे करता हूँ। सर, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिले है ना आपके फैसलों का वो आड़े आ रहा है। मैं ये कहता हूं, मानता हूं कि ठीक है आपके साथ ज्यादतियां भी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कानून कहीं ना कहीं आपके आड़े आ रहा है, और लेकिन हम ये भी देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्तियां भी हैं। सबसे बड़ी सुस्ती तो ये है कि 2 साल तक अगर इलेक्शन कमीशन आपसे कह रहा था कि इलेक्शन करवा लें तो आपने इन मौके पर कराए, वो भी जल्दबाजी में कराए, उनको मौका मिला उसमें से गलतियां निकालने का, उन्होंने निकाल के आपको फंसा दिया। ये सारा किया धरा उसी एक सुस्ती का है। अब ये बताइएगा, ये जो अली जफर साहब कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिल रही मखसूस नशिस्तें तो किसी को भी ना मिले, ये किस कानून के तहत हो सकता है? सर, अगर आपको ना मिले तो कोई और भी ना ले पाए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जी, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया जी, मुझे मौका दिया जी। देखिए, बात यह है कि मसला क्या है। मसला ये है कि मसला है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। इमरान खान, उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, उसकी तरफ से बनाए गए MNAs, MPAs, सिर्फ इमरान खान मसला है। अब मामला आप देखें कि 2022 के अंदर भी हम चला के कह रहे थे कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन जो करवाए हैं वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक करवाए हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा कि 2-2.5 महीने फैसला जो है महफूज रखा और उसमें यही कहा गया कि आपके इलेक्शंस ठीक हुए हैं, आपका चेयरमैन भी ठीक है, लेकिन यूं ही फैसला है, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन दोबारा करवाएं। दोबारा हमने आइन के मुताबिक करवा दिए। सिर्फ साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि लंदन प्लान के तहत उस बादशाह सलामत को सल्तनत के ऊपर बिठाने के लिए उसको लाना था और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान टारगेट थे। उनको हटाने के लिए बल्ले का निशान ले लिया गया, खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्मों सितम किया गया, तायद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे जैसे उठाए गए, जैसे पेपर्स छीने गए, जैसे ROs जो हैं वो इंतजामिया से ली गए, आपके सामने मिसालें हैं। अब अगर आप ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया, आइन के मुताबिक दिया जी, आपने लिस्ट नहीं जमा करवाई थी, हम जो मर्जी है कर लेते। इलेक्शन कमीशन ने फैसला यही देना था। मसला क्या था? मसला ये था कि आपने देखा कि उस वक्त जब हमने टिकट्स जमा करवाने थे, उस ऐन मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि आप से बल्ले का निशान ले लिया जाता है। हमारे पास जो ऑप्शन था कि हम जो है वो टिकट्स जो हैं वो किसी और जमात से जमा करवाएं। आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें थी। आपने देखा कि बल्लेबाज वो जो निशान था, जैसे उनको, उनके साथ जो हमारा वो मुआहदा तय पाया जिसमें उनको उठा लिया गया, उनसे बयानात दिलवाए गए, ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई और इनके वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है वो इस तरह से उनका टर्न आउट आएगा। उसकी वाज़ेह मिसाल, इनके सारे जो इन्होंने एग्जाम्पल सेट की थी वो सारे इनके वहम निकल गए। अब जो अली जफर साहब की आपने बात की है ना कि उन्होंने कहा कि अगर हमें जो है वो सीटें नहीं दी जाती तो इनको ना दी जाए, क्योंकि आपने देखा कि वैसे तो इस्लाम के अंदर जो है एक भाई का दूसरे भाई के ऊपर गोश्त खाना हराम है, लेकिन आप देखें कि किसी की सीटें हैं और ये लेने के लिए पहले तो इन्होंने फॉर्म 45 जो है वो कबूल नहीं की और फॉर्म 47 जो है जो इनके हीरे लगाए हुए थे। हैदर साहब, कोई कानून बताए ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है सर
कि कानून दोनों सूरतों में खामोश है। आप एक वकील हैं, कानून दोनों सूरतों में खामोश हैं। जो सीटें आपको नहीं मिलेंगी उनका क्या किया जाना है, वो किसी और को देनी है नहीं देनी है, उस सिलसिले में कानून खामोश है। तो मेरा सवाल, चले मैं ये सवाल जहांगीर जदून साहब से पूछ लेता हूं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊंगा कि जदून साहब कानून क्या कहता है कि ये, या फिर इसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन करेगा कि कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? नहीं, बहुत शुक्रिया। देखें, इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है कि वो किसी आईनी या किसी कानूनी जो सकम हो या किसी शिक या जुज़वियात की इंटरप्रिटेशन कर सके। अच्छा, वो तो देखें ना, जो लॉ एज इट है उसके मुताबिक उसने फैसला देना है। ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो ही देखें इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान होता है तो उसके अंदर जो शेड्यूल दिया जाता है कि जी फ़लाँ तारीख को आपने कागज़ जमा कराने हैं, फ़लाँ तारीख को स्क्रूटनी होगी, फ़लाँ तारीख को लिस्ट फाइनलाइज होगी, किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल करने, किसी की अपील आगे जानी है, जो भी प्रोसेस होता है वो एक टाइम बाउंड होता है, वो उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर होता भी है 1-2 दिन तो वो इलेक्शन कमीशन करता है, उसको रीज़न देनी पड़ती है क्यों आगे पीछे कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्शन अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन पहले तो हो नहीं रहा था, फिर अनाउंस हो गया, फिर लोग कहते थे होता ही नहीं इलेक्शन, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन हो गया। तो उसके साथ जो रिजर्व सीट होती हैं उसका भी नॉमिनेशन पेपर उसके साथ जमा कराने पड़ते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है वो नॉमिनेशन जमा कराएं। तो अब 104 जो सेक्शन है बार बार आती है, उसमें ये था कि हर पार्टी ने अपनी एक टेंटेटिव जो है रिजर्व लिस्ट देनी होती है कि ये हमारी MNAs हैं, ये हमारी MPAs हैं। इस मतलब सीरियल नंबर ये क्लियर है सर। मैं इससे अगली बात करना चाह रहा था कि क्या ये अब यानी आप ये कह रहे हैं, कोई बात पे लेके जी अच्छा फरमाइए लेके जाना चाहता हूँ। जी। उसमें ये है कि अगर एक पार्टी लेट से 4 नाम देती है, जी हमारी ये लिस्ट है, इसमें 4 खवातीन हमारी MNA, उस पार्टी को प्रोपोर्शन के हिसाब से 10 सीटें मिल जाती हैं। तो इसका मतलब है 4 की जो लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो गई है और 6 की उसने नई लिस्ट देनी है, 6 खवातीन मजीद उसने अपनी डाली है। ये कानून की प्रोविजन भी है और कानून ये कहता है। ठीक है। अब एक पार्टी ने वहां पे कोई लिस्ट नहीं दी है, जीरो, उसको पता ही नहीं था कि मैं पार्लियामेंट में जा भी सकता हूँ, मेरे साथ कोई इत्तेहाद करेगा, और ये तो एक फैक्ट बात है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है। PTI भी डिनाई नहीं कर रही कि इनको आखिरी वक्त तो नहीं पता था कि इन्होंने कौन सी पार्टी से इत्तेहाद करना है। ठीक, इवन उन्होंने KPK में बल्ले का निशान भी बाद में लिया गया ना इनसे, 24 दिसंबर आखिरी डेट थी, बल्ले का निशान इनसे जनवरी में लिया गया, तो वो क्या करते? देखें, वो मैं यही कह रहा हूँ ना, आप ये तो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, इनसे निशान ले लिया गया, फिर इनको सबल नहीं दिया गया, एक के बाद दीगरे फैसले आते गए, तो इनका कोई मतलब है आगे बन नहीं पा रहा। तो कुछ भी फाइनली इन्होंने एक ज्वाइन कर ली पार्टी। अब उस पार्टी की ये तो मतलब है एडमिटेड पोजीशन है इलेक्शन कमीशन के अंदर भी, इनके वकील के भी, कि वहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी। अब इसमें इस लॉ की इंटरप्रिटेशन ज़रूरत है कि अगर एक पार्टी ने लिस्ट जमा नहीं कराई, लेकिन उसके बावजूद किसी इंडिपेंडेंट मेंबरान ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर अगर आइन भी कहता है जी आप 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, आज़ाद अरकान है, उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उस पार्टी की जो प्रोपोर्शन के लिए लिस्ट बनेगी वो कहाँ पे जाएगी? हाँ, ये बड़ा हम नुकता उठाया ना आपने, यानी चूंकि केस, हाँ बड़ा, इट वाज अ फर्स्ट इंप्रेशन केस, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला कर सकता है जब ये मामला अरेज ही पहली दफा हुआ? बिल्कुल ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन तो कहता है जी ये सीटें इनकी बनती नहीं है। हाँ। ठीक है, ये इस हद तक तो फैसला ठीक आ सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन चाहिए, आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनली कि इनकी सीटें बनती ही नहीं। अगर ये सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं तो ये कहें रेशनैलिटी या रीजनेबिलिटी आती है कि आपने एक 10 MNA है तो उनकी प्रोपोर्शन से अगर 2 सीटें बनती हैं, तो इनका अगर 80-90 MNA है तो इनकी सीटें भी तो उतनी बनेगी, फिर वो नए नाम देने पड़ेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जहांगीर साहब, हैदर साहब, या तो बड़ा अच्छा, वैसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जहांगीर साहब ने, और आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे जरा हमारी भी लर्निंग हुई और नाज़रीन देखने वालों की भी होगी। इसका मतलब सर ये है, ये जो 2017 का इलेक्शन एक्ट का जो ये वाली प्रोविजन है कि डेट गुजर जाए आपने, ये तो फिर अपने आप में ही गलत हुई ना, मतलब, या इसकी कोई इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रही कि भाई एक जमात को जिसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो 10 ले जाएगी, वो 100 ले गई सीटें, तो नए नाम तो वो अब देगी, तो फिर ये एक्ट जो है उसको रोक रहा है कि तुम नए नाम नहीं दे सकते। ये बजाते खुद आपको नहीं लगता फिर ये कानून ही ऐसा है कि जिसको मजीद बेहतर तशरीह की जरूरत है इस कानून को? बिल्कुल, देखें ना, इस कानून में ये लिखना चाहिए कि अगर जहांगीर साहब, ये सवाल मेरा हैदर साहब से था।
हैदर पंजोता साहब से था। अच्छा। जी मैं आता हूँ। जी हैदर साहब। जी देखें देखें अली भाई, बात ये है, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर, बिल्कुल जदून साहब ने बात जो है वो बड़ी ठीक की है। अब इसके अंदर जो बात है, मसला है कि आपने खुद उस बात के अंदर ही बात कर दी कि जब बल्ले का निशान जो है वो जनवरी में लिया जा रहा है और हमने पहले लिस्ट दी है। अब मसला ही इस वजह से था कि ये जानबूझकर जो साजिश प्लानिंग ये की गई थी कि इनसे निशान छीना जाएगा, इनकी रिजर्व सीटें भी खराब हो जाएंगी। अब इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन के अंदर खुद ही बता दिया कि जब हमारे जो मिनॉरिटी की तरफ से महेंद्र पाल जो हैं वो हमारे उस वक्त जो है उनका नाम मिस हुआ जी था जी। लिस्ट के अंदर से, और वो हाई कोर्ट में गए थे, तो उनको हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि आप जो है दोबारा जाकर अपना नाम सबमिट करवा दें। और इसी तरह बाप पार्टी के पीके के अंदर, और ये बातें सारी जदून साहब उधर मौजूद थे, ये बातें सारी इलेक्शन कमीशन के अंदर बताई गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया कि आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामने ये कोई पहला फैसला नहीं है। हमेशा इलेक्शन कमीशन ने बाइसनेस का मुजाहरा किया। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि मैं इमरान खान का फैन हूं, मैं तस्वीर लगाई हुई है, ये किया वो किया है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो जिस तरह वो एक जो है वो टूल बने रहे हैं, ऊपर से जो डायरेक्शंस आती रही उसी के मुताबिक इंप्लीमेंट करते रहे। खान साहब ने दौरान समाज जब वहां पर ये सारा ट्राइब्यूनल गया था ना, जहाँ पर जाकर ये सारे मेंबर्स जाकर बैठे थे जेल के अंदर, तो खान साहब ने कहा था कि मैं आपके सामने ये कहता हूं कि हलफ के ऊपर आप ये कह दें कि आप 22 नहीं है, आप ऊपर से डायरेक्शंस नहीं लेते, या आप जो है वो मेरिट के ऊपर चल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपसे माफी मांग लूंगा, जो तौहीन अदालत की ये कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। तो ये चीजें जो है खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई या उससे पहले की स्टार्ट है, जब से खान साहब की कायनी हुकूमत को हटाया गया। ठीक है मैं इंतहाई मशकूर हूँ जहांगीर जदून साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हैदर पंजोता साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप कुछ और लम्हे हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जो हमारा अगला सेगमेंट है नाज़रीन वो भी ऐसा है कि जिस पे हमें हैदर पंजोता साहब की राय की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। के दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया है, अरकान असम्बली भी हल्फ उठा चुके। इस वक्त पूरी कौम पार्लियामान और इसके अरकान की तरफ देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान मसाइल के गहरे समंदर में डूबा हुआ है और अवाम उम्मीद कर रहे हैं कि मुंतखब अरकान पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालेंगे। इस वक्त मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का हर शहरी 2,71,624 रुपए का मकरूज है। अगले माली साल 25 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं। ऊपर से कर्ज देने वाले इदारे IMF की शराइत सख्त से सख्त तर होती जा रही हैं। रोजाना जंग की खबर के मुताबिक IMF के पाकिस्तान से मुतालबात किया है कि खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत, यहाँ तक के स्टेशनरी पर भी 18% जनरल सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए। और अगर IMF की यह शराइत मान ली गई तो गंदम, चावल, दालों, स्टेशनरी समेत कई चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। खबर के मुताबिक इससे 1300 अरब रुपए इजाफी टैक्स मिलेगा। इसका यह मतलब भी है कि IMF ने 1300 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। ये इजाफी 1300 अरब रुपए कौन देगा? जाहिर है पाकिस्तान की आवाम देंगे, आप देंगे, हम देंगे। अभी तो आवाम ने तवानाई के शोबे किया गर्दिशी कर्ज भी उतारना है, जो तकरीबन 6000 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। गैस की कीमत में भी अभी हाल ही में 67% इजाफा किया गया। महंगाई की शरह 33% है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की 40% आबादी खते गुर्बत से नीचे है। मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है। इसका 40% 9 करोड़ 60 लाख रुपए बनता है। खते गुर्बत से नीचे होने का मतलब है कि मुल्क के 9 करोड़ 60 लाख अफराद रोजाना 600 रुपए से भी कम रकम कमाते हैं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है। रोजाना जंग के मुताबिक पाकिस्तान की 96% शहरी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। आलूदा पानी पीने से अमवात की शरह 40% पर जा पहुंची है। 44% बच्चों को मुनासिब खुराक दस्तियाब नहीं। ये वो मुश्किलात हैं कि पाकिस्तान के अवाम जिनका सामना कर रहे हैं, बेबस हो चुके हैं, थक चुके हैं, रोते रोते इनकी आंखों से आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अवाम के आंसू पूछने हैं, इनके आपस के इख्तलाफात ही खत्म नहीं हो रहे हैं। ये मसाइल संजीदा हैं, गंभीर हैं, लेकिन जिन्होंने माशी मसाइल पर हाथ डालना है, उनके हाथ अभी एक दूसरे के गिरबानों से हट ही नहीं रहे। अवाम ने वोट देकर जिन्हें मसाइल हल करने के लिए भेजा है, वो मसाइल से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। इन्हें शायद एहसास नहीं है कि इस वक्त कौम की उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। उम्मीदें वाबस्ता ना भी हों तो मुल्क के वसाइल हल करना इनकी अब जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है। जो हुकूमत का हिस्सा है वो मफाहमत की पेशकश कर रहे हैं, जो अपोजिशन में है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ये पेशकश ठुकरा रहे हैं।
आज फिर मिसाक मईशत का अदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। मुस्लिम लीग नून वाले यहाँ पे जो बैठे हैं, ये PDM2, ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है। ये शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, इनके पास मैंडेट नहीं है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने का। जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। फहमत तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि ये तस्वीर न हो कि शहबाज शरीफ साहब खुद जो हैं फॉर्म 47 पे इलेक्शन जो है उनको जितवाया गया। 80 की लगभग हमारी सीटें जो हैं वो फॉर्म 47 के जरिए चुनी गई है। अगर वो इस चीज को मफाहमत का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर इस पे आगे बात हो सकती है। ऑपोजिशन के नजदीक जो हुकूमत में है वो धांधली करके आते हैं, इसलिए ऑपोजिशन कहती है कि मुबैना धांधली की तहकीकात होने तक वो नई हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करेंगे। ये मुतालबा दुरुस्त है लेकिन तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। जिस फॉरम पर यह मुतालबा किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं। कौमी असम्बली कोई तहकीकाती इदारा नहीं है। धांधली इल्जामात के लिए मुतल्लिका इदारा इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर नजरसानी करने के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दी जा सकती है। फिर पार्लियामान में एहतजाज करने का मतलब क्या है? हाँ, धांधली इल्जामात की तहकीकात के लिए पार्लियामानी कमीशन बनाया जा सकता है, अदालती कमीशन बनाया जा सकता है और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार भी है। तहरीक इंसाफ खुद अपने माजी के तजुर्बात पर भी नजरसानी करे। 2014 में भी इसे धांधली की शिकायत थी। तवील तरीन धरनों के बावजूद आखिर इसे अदालती कमीशन के सामने ही जाना पड़ा। अभी 2022 के बाद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराने के लिए असम्बलियों से इस्तीफे दिए, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, यहाँ तक के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तक तहलील कर दी, लेकिन फिर भी इलेक्शन इसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ही मिला। यानी यह तय है कि धांधली इल्जामात की तहकीकात तो मुतल्लिका फोरम पर ही होंगी। अगर तहरीक इंसाफ असम्बली की कार्रवाई अपने एहतजाज से रोकती है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के अवाम को होगा। लेकिन जिस हुकूमत ने मसाइल का पहाड़ सर करना है, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है कि धांधली इल्जामात की तहकीकात कराए और अगर इसके वजूद पर ही सवालात हैं तो खुद को भी तहकीकात के लिए पेश करे। नईम हैदर पंजोता साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वेट किया। सर, क्यों नहीं आगे बढ़ा जाता? मुतल्लिका फोरम्स को इस्तेमाल किया जाए, असम्बली के फोरम को छोड़ दिया जाए ताकि वहां पे कानून साजी हो सके। वहां पर लड़ाई झगड़ा एहतजाज, क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त है कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अवामी मसाइल पे वहां बात होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज जी। बिल्कुल जी, वक्त है और संजीदगी का ही मुजाहरा किया जा रहा है और संजीदगी का ही मुजाहरा करते हुए आवाम का जो मैंडेट छीना गया है उसके ऊपर बात की जा रही है। जो खवातीन बेगुनाह अंदर हैं, जो हमारे बच्चे अंदर बेगुनाह हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे बेगुनाह हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो और खवातीन जो सीनियर्स हमारी लीडरशिप है PTI की बेगुनाह अंदर है या इमरान खान साहब अंदर है, उसके ऊपर बात की जा रही है और वो बनता है। अब आप पहले देख लें, जब ये यकतरफा कार्रवाई कर रहे थे, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे थे, तो हम असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थे, वहां पर हम आवाज नहीं उठा सकते थे क्योंकि असेंबली के अंदर नहीं थे। तो अब ये मौका आया था, तो ये फर्ज बनता था कि वहां पर जाकर आवाम की सही नुमाइंदगी की जाए। और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ बैरिस्टर गौर साहब को, उमर अयूब साहब को, जुनैद अकबर साहब को, असद कैसर साहब को, सबको कि जिन्होंने लोगों की बात की। उन्होंने बात की, ये बात नहीं की कि हमें वजीर आजम बना, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अवाम 5 साल के बाद वोट देती है किसी शख्स को और जिस शख्स को उन्होंने मुंतखब किया है उसको आप हरवा के, और जो लोग यहाँ पर जो मैंडेट के ऊपर डाका डाल कर आए हैं, जो मुंतखब ही नहीं हुए, वो इस फ्लोर के ऊपर खड़े कैसे रह सकते हैं कानूनी तौर पर? तो ये बात उन्होंने की। क्या ये बात गलत है? और अगर चोर को चोर ना कहा जाए और वो रसीदें ना दे और उसके बाद उसे चोर कहा जाए तो ये कोई बुरी बात है? सबसे पहले तो बात ये तय करनी है ना कि इस मुल्क को जो है वो आगे लेकर कौन चलेगा। सर नहीं, देखिए अर्ज ये है कि इस सब के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स नईम साहब दी। मैंने अर्ज किया कि आपने इतना बड़ा एहतजाज 2013 का एहतजाज, उससे बड़ा एहतजाज अभी तक नहीं हो सका, वो एहतजाज भी खत्म करना पड़ा और धांधली की तहकीकात बिलाखिर अदालत के जरिए, कमीशन के जरिए करवाना पड़ी। अभी भी आप बजा होंगे अपने मौक़िफ़ में, लेकिन सर मुतल्लिका फोरम के बजाय ना सर असम्बली के फोरम को अगर आप हुल्लड़बाजी की नजर कर देंगे तो फिर इससे ना आपकी बात बनेगी ना कानून साजी हो पाएगी।
देखिए, बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि आपने देखा, आज़मा के देख लिया, कौम ने आज़मा कर देख लिया कि जो हमेशा जो नाफ़िज़ किए गए, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जेबें बनाई, अपने बैंक बैलेंस मिलने जायदादें बनाई। वो चाहते हैं कि ऐसा मुख़लिस लीडर हो जो इस मुल्क का सोचे, जो इस मुल्क को आगे लेकर जाए, जो अगर मुसलमानों की बात करे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात करे, फ़लस्तीन की बात करे, पूरी दुनिया पे जिसने मुकदमा लड़ा, वो उस लीडर को चाहते हैं कि वो आगे आके लीड करे। वो चोरों से जान छुड़वाना चाहते हैं। जब तक आपके हुक्मरान आपके ऊपर जो मुसल्लत किए जाएँगे वो ठीक नहीं होंगे, तो आपकी मईशत कैसे ठीक होगी? और मईशत ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सियासी इस्तेकाम हो। सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? कि जब लोग चाहेंगे कि ये हमारे नुमाइंदे हों और हम इन्हें मुंतखब करते हैं, वोट के ज़रिए करेंगे, और उन्होंने कर दिया। तो आप देखें कि मैंडेट चोर जिनका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट ये है कि अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं या बैंक दौलत बनाना है, उनको कोई अवाम से ग़र्ज़ नहीं है, पेट्रोल जिधर जाए, डीज़ल जिधर जाए, उनको कोई मसला नहीं है कि अवाम ने उनको वोट दिया है या नहीं दिया। वो जब धांधली के ज़रिए करप्ट तरीके से आकर नाफ़िज़ के होंगे, तो वो कैसे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की, जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती की कोई भी कदम करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, जो खुद के ऊपर प्रैक्टिकली नहीं करना, अपने ऊपर प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करते। हाँ, आपने देखा कि नवाज़ शरीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम थे। जैसे उनको प्रोटोकॉल मिला, उन्हें चाहिए था कि वो खुद को सरेंडर करते, फिर आगे बात करते कि मैं अवाम में जा रहा हूँ, अवाम मुझे वोट दे। अब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने हमेशा कानून को, आइन को तोड़ा है और अवाम को हकीर समझा है। और आप देख लें कि आज जिस तरह से जमहूरियत की तज़लील की जा रही है पूरी दुनिया में, जो हम दिखा रहे हैं कि ये जमहूरियत है, हमारे मुल्क का ये हाल है कि हम ना आइन को मानते हैं। लेकिन सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, चूंकि आपका आवाज़ चली गई, अर्ज में कर रहा हूँ, आपने भी तो सर एहतजाज को आजमा के देख लिया ना बार बार, तो क्यों ना मुतल्लिका फोरम्स पे जाया जाए। बहुत शुक्रिया नईम अदर पंजोता साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं खबर है क्या। खबर है कि एमकेएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा तय हो गया है, जिसके तहत हुकूमत ने इन्हें आईनी तरमीम की यकीन दहानी कराई है। इस आईनी तरमीम में सबसे अहम तरमीम बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक है। एमकेएम का मुतालबा है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी एनएफसी अवार्ड के तहत मिलने वाली रकूम वफाक से बराह रास्त सूबों की बजाय मकामी बल्दियाती इदारों को मुंतकिल की जाएंगी, ताकि ज़िलाई और मकामी हुकूमतों की माली खुद मुख्तारी मिल सके। यानी जो पैसे वफाक से सूबों को दिए जाते हैं वो सूबों के जरिए मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने की बजाय वफाकी डायरेक्ट मकामी हुकूमतों को अदा करे। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत IMQM के मुतालबात पूरे करने में कामयाब हो सकेगी? क्या आईनी तरमीम कराना MQM के लिए आसान होगा? क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को आईनी तरमीम पर रजामंद कर सकती है? और ये सवाल है, इस पे जवाब, मैंने इस सवाल के उठाने का मकसद क्या था? मकसद यह है कि ये बात अहम क्यों है, आखिर ये सवाल, ये टॉपिक हमारी टीम ने क्यों उठाया नाज़रीन। उसकी वजह दोस्तों ये है कि गुज़िश्ता 1.5 दहाई से कराची के मसाइल पर लगातार बात की जा रही है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का मुसलसल तस्करा किया जा रहा है, पानी के मसाइल पर तूफान बपा किया जा रहा है। यह भी बात की जा रही है कि 15 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर वो शहर जो सिंध का दारुल हुकूमत है, हुकूमत के खजाने में 95% शेयर इसी शहर का है। हद तो यह है कि यह शहर दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होता है। हर दौर में वफाक, रियासत, सुप्रीम कोर्ट, सिंध हुकूमत सभी ने कराची के आंसू पूछने की बात की है, मगर इस शहर का सबसे बड़ा मसला जिसका रोना हर मकामी हुकूमत रो रही है, वो मकामी हुकूमत को फंड्स और इख्तियार ना देना है। सूबा सिंध की हुकूमत NFC अवार्ड के तहत वफाक से तमाम पैसे ले लेती है, मगर इस रकम को मकामी हुकूमत तक मुंतकिल नहीं किया जाता। आईन पाकिस्तान के शिक 140 के तहत हर सूबा सियासी, इंतजामी और माली जिम्मेदारियां मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल करने का पाबंद। फार्मूले के तहत वफाक से मिलने वाले फंड हर जिले में मुंतकिल करना होते, लेकिन इस शिक पर कोई भी सूबा अमल दरामद नहीं करता। 2009 में कराची को सूबाई बजट से 20% मिलना था, जो 15 बरस के बाद सिर्फ 3% रह गया है। यूं कराची के बजट से 663 अरब काटे जा रहे हैं। कराची आबादी के लिहाज से मुल्क का बड़ा शहर, इसके मसाइल भी बड़े हैं। सूबाई हुकूमत फंड्स ना मिलने के बायस हर दौर में मेयर कराची ने इख्तियारात का रोना रोया। यही वजह है कि MQM हर वक्त हुकूमत का हिस्सा बनने के बावजूद सूबाई मालियाती कमीशन नहीं बनवा सकी और ना ही आईनी तरमीम करवा सकी। मुस्तकबिल करीब में MQM का हुकूमती इत्तेहाद का साथ देना आईनी तरमीम से ही मशरूत होगा, जो कि बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे सवाल उठता है नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या फंड्स की वफाक से सूबों की बजाय मकामी हुकूमतों को फंड्स की मुंतकली सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल होगी? क्या पीपल्स पार्टी कराची में महज MQM को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम का साथ देगी? मुजवजा आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी के बगैर मंजूर की जा सकती है। 15 बरस से MQM का एक ही मुतालबा किन वजूहात की बुनियाद पर पूरा नहीं हो सका है?
तो दोस्तों इन सवालों की बुनियाद पे आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? MQM का मुतालबा दुरुस्त है कि इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी इसे मानने को तैयार नजर नहीं आती, जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी इसे दिल से तस्लीम नहीं किया। इसी तरह हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत भी नहीं है और कई जमातें अगर इस बिल पर उसूली तौर पर इत्तफाक भी करें तब भी मुल्क में सियासत इस वक्त इस कदर तकसीम का शिकार हो चुकी है कि इस बिल पर MQM को मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। एक जानिब जहां ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद की वो पोजीशन नहीं कि वो तनहा कोई आईनी तरमीम मंजूर करा सके, वहीं खुद इत्तेहाद के अंदर भी MQM की पोजीशन इस वक्त काफी कमजोर दिखाई दे रही है। यानी अगले 5 बरस में बज़ाहिर MQM का मुतालबा मंजूर होता दिखाई नहीं देता। तो अब सवाल ये है कि क्या MQM एक महज 4 वजारतों ही के लिए 5 बरस तक इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेगी और इसका जो उसके वोट बैंक पे नुकसान होगा, क्योंकि MQM यही वादे करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने हलकों में MQM के मेंबरान यही वादा करके आए हैं। MQM के पास उतनी ही सीटें इस वक्त मौजूद हैं जितनी 2013 में वो स्कोर करने में कामयाब हुए थे, बल्कि उससे एक आधी ज्यादा ही है। तो MQM को अब की बार जो मैंडेट मिला है अवाम की तरफ से, वो इस शर्त पे मिला है कि अब उनके मसाइल हल किए जाएंगे। तो क्या MQM अपनी बात मनवा पाएगी? यहां पर हम एक वक्फा लेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जनाब तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो तरमीम डिमांड की जा रही है MQM की तरफ से, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या ये मंजूर होगी आपको कि बल्दियाती इदारों को NFCA अवार्ड के तहत मिलने वाली रकम बल्दियाती इदारों को बराह रास्त मुंतकिल की जाए, ना कि सूबों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि MQM गलत जगह पर बात कर रही है। अगर उनको बात करनी, उन्हें सिंध हुकूमत से बात करनी पड़ेगी। अच्छा। कोई भी पावर इस तरह से डेलीगेट कर सके। अगर कोई इशूज हैं तो हम MQM से हमेशा बात करने को सिंध हुकूमत तरमीम तो नहीं कर सकती ना सर आइन में, ये तरमीम तो फिर करनी पड़ेगी ना वफाक में। आइन में कोई भी तरमीम तब तक नून लीग नहीं कर सकेगी जब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बात नहीं करेगी। जब हमारे साथ बात होगी तो अब वो अगर हमसे डायरेक्टली आके बात कर दें तो बेहतर है। अगर अच्छा, आप नून लीग को मना लेंगे फिर? अगर वो आपसे बात करें तो क्या आप मना लेंगे नून लीग को इस बार? उनका सूबों से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पावर जो है जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे अगर वो बात कर लें तो फिर आप क्या नून लीग से उनके बिहाफ पे बात करेंगे? देखें, जो भी फैसला नून लीग करेगी वो सिंध हुकूमत से बात करने के बाद करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशावरत के बाद करेगी। इस तरह तो आप नहीं समझते कि MQM जाके बात करेगी नून लीग के साथ और वो सारे जो है कानून पास हो जाएंगे। इस तरह तो ना तो होता है और ना ही होगा। जो भी होगा वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर जरदारी की मर्जी के बाद होगा। नहीं, मैं असल में चूंकि मैं कोर्स ऑफ एक्शन तालपुर साहब जानना चाह रहा हूँ, आप रास्ता बता दें कि MQM वफाकी हुकूमत से बात करे जिसका आप भी हिस्सा हैं, या पहले सिर्फ आपसे बात करे और फिर बाद में आपसे गोवा हेड लेने के बाद मामला आगे बढ़ेगा? मुझे जरा वो तरीका बता दें, आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? मेरे ख्याल से टू गिव इट अ गुड टेस्ट MQM को हमसे बात करनी चाहिए। सही। अगर नहीं तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, हम नून लीग के साथ ही बैठ कर बात कर सकते हैं, पर उनका नून लीग से 1-to-1 बात करना माने खेज नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोई भी फैसला नून लीग हमारी मुशावरत के बगैर नहीं लेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको कंपेयर करना पड़ेगा बाकी सूबों को कि उनके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनके बल्दियाती इदारों में और सिंध के जो बल्दियाती इदारे हैं उसमें कितना फर्क है। हम अभी सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकत हमने जो है अपने बल्दियाती इदारों को दी हुई है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है। अच्छा। हमारे मेयर हैं, कराची हमारा है, हैदराबाद हमारा जी, के जो पावर्स ड्यू हैं वो उनको मिले और मैं समझता हूँ मिले भी हैं ऑलरेडी। तो इससे ज्यादा पावर नहीं देंगे आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ताकत हमने दी हुई है बल्दियाती इदारों को सिंध में, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है सर?
उससे ज्यादा की गुंजाइश हमें बैठ के उनको बताना पड़ेगा कि किस चीज की गुंजाइश नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि फेडरल फंड सीधा जो है वो बल्दियाती इदारों के अंदर आ जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस तरह पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं होता, तो हमारे पास कैसे हो सकता है। चलिए ठीक है, तालपुर साहब एमकेएम आपके पास आ गई यही प्रपोजल लेके कि जनाब ये देखिए ये जो फंड्स है ना कि आप बल्दियाती इदारों को मुंतकिल कीजिए, बराह रास्त इनका बेहतर इस्तेमाल होगा। अब पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है तालपुर साहब? देखिए हमारे लिए तो एक ही बात है, बल्दियाती इदारों के पास आएंगे तो भी, जब बल्दियाती इदारों के पास आएंगे तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेयर्स हैं उन्हीं के पास आएंगे। तालपुर साहब इंतहाई मशकूर हूँ सर कि आपने वक्त निकाला, और सिद्दीकी साहब आपका मशकूर भी हूँ, माजरत खा भी हूँ कि आपसे मुकम्मल तरीके से बात नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, गज़ा कुरैश का वो खत्ता है जहां एक लावा पक रहा है, जहां आसमान से बम बरस रहे हैं, जहां जमीन पर इंसानों का पीछा बारूदी गोले कर रहे हैं, जहां दौरे हाजिर की बदतरीन नस्लकुशी की जा रही है, जहां इस्राएली टैंक बस्तियां उजाड़ रहे हैं, तोपों के दहाने रिहायशी इमारतों के साथ साथ कब्रिस्तानों को भी निशाना बना रहे हैं। गजा में इस्राएली जारहियत के 150 दिन पूरे हो चुके हैं। इस जंग में शहीदा की तादाद 30,000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें से 13,430 बच्चे शहीद हो चुके हैं। 17,000 से जायद बच्चे यतीम, जबकि 7,000 बच्चे ताहाल लापता हैं। यही नहीं बल्कि इस जंग में अब तक 9,000 से जायद खवातीन भी शहीद हो चुकी हैं। यूएन विमेन के मुताबिक अगर जंग जारी रहती है तो मौजूदा शरह के मुताबिक हर रोज औसतन 63 खवातीन शहीद होती रहेंगी, और एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना शहीद होने वाली इन औसतन 63 खवातीन में से 37 माएँ होंगी जो अपने पीछे तबाहशुदा खानदानों और गैर महफूज बच्चे छोड़ जाएंगी। पूरी दुनिया इस वक्त अहले गजा के गम में हलकान है, मगर आलमी ताकतें ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। लेकिन चंद अफराद ऐसे भी हैं जो अहले गजा की तवाना आवाज बने हुए हैं और दीगर ममालिक को भी मजलूम के साथ खड़े होने का दर्स दे रहे हैं। नाज़रीन, आज से 150 दिन कबल शुरू होने वाली जंग अब सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, बल्कि इस्राएली फोर्सेस ने जंग का दायरा कार लबनान तक बढ़ा दिया है। इस वक्त 23 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से 38,000 खुराक के पैकेट गिराए गए। दूसरी जानिब गजा में इमदाद के लिए जमा अफराद के कत्लेआम का एक हफ्ते में दूसरा वाक़या पेश आया है। दरुल बालाह में इसराइली फायरिंग से मुतादिद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। यूनिसेफ के मुताबिक गजाई किल्लत के बायस कमाल अदवान अस्पताल में 15 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके और मजीद अमवात बढ़ने का खदशा है। इमदाद गजा पहुंचने न देने पर अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस ने इसराइल पर तनकीद की। काबिज फोर्सेस ने 25 लाख फलस्तीनियों को रफा में महसूर करके रख दिया है। माजी में इसराइल ने रफा को महफूज करार दिया था और यही वजह थी कि फलस्तीनी रफा की जानिब मुंतकिल हुए। लेकिन अब रफा पर भी बमबारी, मार्टर शेलिंग और टैंकों के जरिए हमलों के बाद फलस्तीनियों की नजर में रफा भी गैर महफूज है और इन्हें उस वक्त तक सुकून नहीं मिलना जब तक काबिज अफवाज अमन की जानिब नहीं बढ़ती है। इसी नुक्ते को बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान जॉर्ज गैलोवे ने भी उठाया है। इस वक्त कतर, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात की कोशिश है कि रमजान अल मुबारक के आगाज से कबल सीज फायर की एक नई डील को हतमी शक्ल दे दी जाए। इस डील के तहत दोनों फरीक 6 हफ्तों के लिए मुमकिना जंगबंदी कर लेंगे। इस जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन पर उम्मीद है, लेकिन यहां भी अमरीका अपने दोगलेपन का मुजाहरा कर रहा है। एक जानिब 25 लाख अफराद के लिए 38,000 खुराक के पैकेट गिराकर दुनिया को अमन का सबसे बड़ा चैंपियन बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि सदारती इंतखाब में कामयाबी के लिए डील की कोशिशें की जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा और काबीना के रुकन बेनी गेट्स से भी मुलाकातें की जा रही हैं, जो अमेरिका को इस बात पर कायल करने वाशिंगटन में है कि वो गजा तनाज़े को बढ़ाने में मदद करे। लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर आंखें बंद रखे। गजा में इमदाद न पहुंचने की सबब कह साली से हजारों लोग मर रहे हैं। अमरीकी साख्ता बमों और गोलियों से सैहूनी फौज निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। मुनाफिकत, दोहरे मयार और जाती मफादात के हाथों में कैद मुस्लिम हुक्मरान तबाहाल गजा से हजारों कोस दूर रियाद, तेहरान, इस्लामाबाद, इस्तंबुल के पुरताइश होटल्स की मीटिंग रूम्स में चंद प्रेस रिलीज जारी करने तक महदूद। यह अहले गजा ही हैं जो अपनी मौत के मनाजिर को लाइव स्ट्रीम करके दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, मगर इनकी सदा मिस्र के रफा बॉर्डर तक ही नहीं पहुंच पाती है। उम्मत मुसलमान को पुकार पुकार कर अहले गजा के हलक खुश्क हो गए, मगर इनके सदा
तैयब उर्दगान के दिल को मोम न कर सकी। 10 लाख फलस्तीनी आसमान की तरफ देख रहे हैं, निगाहें करके किसी अबाबील के मुंतजिर तो हैं, मगर उनकी आंसुओं से लिखी उम्मीद की दास्तान मोहम्मद बिन सलमान की फाइलों में जगह नहीं पा सकी। अहले फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए बैनुल-अक़वामी फूड चेन्स का दुनिया भर में बॉयकॉट तो किया जा रहा है, मगर अरब सरजमीन इसराइली काफिलों का रास्ता रोकने से कासिर है। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस में हजारों अफराद अहले गज़ा के हक के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, मगर आमरीत के आसेब में जकड़े अरब वर्ल्ड से कोई एक शहरी भी इस गम के लिए बाहर नहीं निकला है। नाज़रीन, ये एक अफसोस का मकाम है और ये सोचने का मकाम है कि आखिर इसकी पूछगछ आखिरत में हम सब मुसलमानों से नहीं की जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।